सो पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो कि आपके पेपर से इतना ज्यादा ताल्लुक रखता है कि उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन तक में चीजें पूछी जाती हैं। मतलब कॉम्प्रिहेंशन भी कई दफा ऐसे आए हैं जहां पर के पर्यावरण से जुड़े प्रश्न पूछे गए। सब 5 में से 5 क्वेश्चन अगर आपको करके आने हैं सही, ठीक है, तो हर हाल में आपको इन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए पर्यावरण की जानकारी होना आवश्यक है। मतलब 10 नंबर तुम्हारे हाथ में है तुम्हारे, अगर तुम पर्यावरण की सामान्यतम जानकारी भी रखते हो। और इसी सामान्यतम टॉपिक के साथ ही आज हम बात करेंगे, कोई अलग से विशिष्ट टॉपिक नहीं रखने वाले। क्या टॉपिक है? आपको पिक्चर एक पीछे दिख रही होगी, सूखता हुआ पानी, ठीक है, एकदम से पानी वानी सूख रहा है, और क्या दिख रहा है? मिट्टी चटकी हुई है, दरारें दिख रही हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत पानी भी दिख रहा है। आप में से कई दिमाग में आएगा सब सूखा, चलिए सूखा भी, बट मैं कहूं डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण, तो क्या आप मेरे से झगड़ा करना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे ना? आप फिर भी क्या करेंगे? हाँ सर, मरुस्थलीकरण, सूखा, कुछ कुछ मिल रहा है, चलिए ठीक है। मरुस्थलीकरण समस्या है, सूखा भी एक समस्या है, लेकिन ये समस्या और ज्यादा भयावह तब हो जाती है जब आप इस मैप को देखते हैं। इस मैप पे लिखा है रेड मींस डेजर्ट एरियाज, येलो मींस एरियाज वनरेबल टू डेजर्टिफिकेशन, और ग्रीन मींस इनवनरेबल एरियाज, वे क्षेत्र जो कि डेजर्ट नहीं बनने वाले। ठीक है, अपने देश को देखो, अपने देश का मैप देखो, यहां पे कहीं दिख रहा है? ये रहा हमारा देश। आपका देश, आपके देश का ये जो नक्शा आपको दिख रहा है, यहां पर आपको तीनों कलर दिख रहे होंगे, तीनों, रेड वाला भी दिख रहा है, ठीक है, आपको येलो कलर भी दिख रहा होगा, ठीक है, और आपको दिख रहा होगा छुटकू सा ग्रीन कलर, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। अगर मैं कॉन्सिक्वेंटली बात करूं तो नंबर 1 पर आता है येलो, उसके बाद रेड, और उसके बाद ग्रीन। ये स्ट्रक्चर है। मतलब अमूमन तौर पर देखें तो हम क्या लिखे? एरियाज वनरेबल टू डेजर्टिफिकेशन। पूरा देश का अमूमन हिस्सा कैसा हो गया है कि मरुस्थलीकरण की जद में आ सकता है, नहीं संभले तो बिगड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बात चरितार्थ होने में हमारे देश का पूरा हिस्सा दिख रहा है। कौन से क्षेत्र फिर छोड़ दिए भाई इन्होंने? अमेरिका का ऊपरी हिस्सा छोड़ दिया, कनाडा जैसे क्षेत्र पूरा का पूरा ऑलमोस्ट छूटा हुआ है, डेजर्टिफिकेशन में नहीं आएगा। आएगा भी क्यों भैया, यहां तो एकदम से बर्फ जमी रहती है अधिकांश समय में, और यही छोड़ दिया ना, ऊपर छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया, बीच बीच में कुछ हिस्से भी छोड़ दिए। लेकिन ये वो क्षेत्र छोड़े हैं जो कि रेन फॉरेस्ट कहे जाते हैं, जैसे चाहे यहाँ ब्राजील का रेन फॉरेस्ट है, चाहे ये मध्य अफ्रीका के जंगली क्षेत्र है, ठीक है, यही क्षेत्रों को छोड़ा गया है, या तो बर्फ से ढके हैं या फिर वो रेन फॉरेस्ट एरियाज है। भारत में भी ऐसे रेन फॉरेस्ट एरियाज को इन्होंने, या ऐसे क्षेत्रों को छोड़ रखा है। जैसे ये नीचे श्रीलंका से जुड़े हुए कुछ क्षेत्र, किनारे किनारे हमारे हैं, ये हमारे जो देखो किनारे दिख रहे हैं, एकदम से हरे भरे छोड़ रखे हैं, ये डेजर्ट की जद में नहीं आएंगे। लेकिन क्या पूरी दुनिया के, पूरे देश की आबादी इसी जद में रहती है, इसी क्षेत्र में रहती है? सवाल का उत्तर आएगा ना, ना और ना। अधिकांश आबादी तो यहाँ रह रही है, ये, और ये क्षेत्र कैसा है? ये क्षेत्र है कि कभी भी लाल हो सकता है, कभी भी इसको हम डेजर्टिफिकेशन में काउंट कर सकते हैं, कभी भी ये देश जो है डेजर्टिफिकेशन के अंदर जो है आ जाएगा। अब ये चीज तो एक वैश्विक सिद्धांत हो गया। वैश्विक स्तर पर क्या है? आप में से कोई बालक जाए गूगल पर,
और एक चीज सर्च कर ले, सिंपल सी, क्या? डेजर्टिफिकेशन इन इंडिया, ठीक है? और ये चीज वो मैप पर सर्च मार दे, ऐसे आपको तमाम फॉर्मेट दिखेगा। जैसे न्यूज़पेपर की एक कटिंग इन्होंने दे दिया, ठीक है? आपको कई सारे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट शील्ड अगेंस्ट डेजर्ट बनाई जा रही है, ठीक है? आपको डाउन टू अर्थ का पूरा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को बस एक बार देखो। ये रिपोर्ट दिखाता है, ग्रोइंग ड्राई करके रिपोर्ट आई थी। डाउन टू अर्थ आप सभी को पता है पत्रिका है जो कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लेकर बात करती है। अब अगर इस रिपोर्ट के क्रम को हम अपनी वाली भैया पीडीएफ में सेव कर लें, ठीक है? क्योंकि आप पूछेंगे आपको तो पीडीएफ में चाहिए होगी, ठीक है? तो चलिए, जब पीडीएफ जाएगी तो आपके पास रिपोर्ट भी जाएगी। अब आप देखिए इस रिपोर्ट को, भारी भरकम भयंकर सी रिपोर्ट आपके सामने है। क्या लिखा है? ग्रोइंग ड्राई। और क्या लिखा है? इंडियन एवरेज। क्या लिखा है? डेजर्टिफिकेशन 29.32%। और ये जितना सब दिख रहा है कलरफुल सा, ठीक है, जितना ये मटमैला कलर सा दिख रहा है, ये सब डेजर्टिफिकेशन के फुटप्रिंट्स हैं। ये सारे डेजर्टिफिकेशन को दिखा रहे हैं। और हर स्टेट वाइज भी रिपोर्ट है। आपको जो पीडीएफ मिलेगी तो आपको उसमें सारी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी कि डेजर्टिफिकेशन का क्या हाल है। आपके पेपर्स में से जुड़े प्रश्न पूछे भी गए थे, बखूबी पूछे गए। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये डेजर्टिफिकेशन के रेशियो को दिखाता है। राजस्थान 62.9%, हरियाणा 7.67% डेजर्टिफिकेशन के अंदर में आता है, पंजाब का 2.87%, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 43.01% अंडर डेजर्टिफिकेशन। हाँ, ये बात जरूर है, आप उसको कोल्ड डेजर्ट बोल देते हैं। जम्मू कश्मीर 35.6%, 35.86%, सिक्किम जैसे एरियाज 11.1% अंडर डेजर्टिफिकेशन। ये डेजर्टिफिकेशन का स्ट्रक्चर है जो दिख रहा है आपको। कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां पर डेजर्टिफिकेशन का थोड़ा बहुत नहीं। महाराष्ट्र 44.93%। तो किसानों की आत्महत्याओं की जो दर है तो और बढ़ेगी फिर। बस यही चीज आपको समझनी है कि मरुस्थलीकरण वास्तविक तौर पर इतनी, जो ये मैप में इतना डेटा आपने दिखा दिया सर डरावने वाला, ये क्या है? सुनो, इस डेटा को लेकर एक सिंपल सी चीज सुनो। 17 जून दिवस है एक, हर दिन अपने साथ कुछ एक चीजों को लाता है। 17 जून को डेजर्टिफिकेशन के लिए अहम माना जाता है। इस दिन डेजर्टिफिकेशन से कैसे लड़ा जाए, इसको लेकर, योजनाओं को लेकर बात होती है। लेकिन ये डेजर्टिफिकेशन जिसे हम मरुस्थलीकरण के नाम से जानते हैं, वास्तविक तौर पर है क्या? डेजर्टिफिकेशन वास्तविक तौर पर है क्या? किन कारणों से है? क्या इसके रीजन है? ये रीजन भी तो आपके लिए जानना आवश्यक है। क्या रीजन है? सबसे पहला, अत्यधिक चराई, एक्सेसिव ग्रीजिंग। मैंने बहुत पहले कहानी सुनाई थी, एक जंगल का बनना, और उस कहानी को सुनाते समय मैंने आपको बोला था कि चराई के चलते उस जंगल में धीरे धीरे हल्की फुल्की घास भी खत्म हो गई, और वो कैसा हो गया? वो रेत के एक विशाल मैदान में तब्दील होता चला गया। लेकिन जैसे ही वहां पर चराई की गतिविधियां बंद हुई, बरसात हुई, फिर से हल्की हल्की झाड़ियां, घास इत्यादि उगना शुरू हुई, छोटे पेड़ों का क्रम आया,
धीरे धीरे वर्षों के अंतराल पर वहां पर पेड़ उगना शुरू हुए, तो क्या हुआ, एक फिर से हरा भरा जंगल बनना शुरू हो गया। एग्जैक्टली माई पॉइंट इज दैट कि अत्यधिक चराई से क्या हुआ है, बड़े पैमाने पर जो मौजूदा वनस्पतियां थी वो तो खत्म हुई, हल्की फुल्की घास जो कभी बरसात के समय पर भी उगाया करती है, वो भी क्या होगी, बाकी के समय में खत्म कर लेंगे जानवर खा खा के। अपने खुरों से लगातार उनकी चहलकदमी से क्या होगी, मिट्टी की ऊपरी परत उखड़ना शुरू हो जाएगी। और हवा तो चलती है भैया हर जगह, हवा चलेगी, ऊपरी परत उड़ती 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 ऐसी जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन का रेशियो बढ़ता जाएगा। जहां पर संभावना थी वहां पर मरुस्थल दिखने लगेगा। ठीक वैसा ही होता है अत्यधिक चराई से। दूसरा स्ट्रक्चर, वनों का कटान। आफ्टर द सी, फॉरेस्ट आर द बिगेस्ट कार्बन सिंक ऑफ आवर वर्ल्ड। कार्बन स्टोरेज या कार्बन सिंक की जब बात की जाती है तो नजर में आता है सबसे पहले आपके क्या, समुद्र। लेकिन आपने कभी सोचा है कि समुद्र के बाद क्या है, वन। तो कार्बन सिंक के तौर पर भी हमें तो वनों को बचाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है। अलग अलग स्तर पर अलग अलग घटनाएं, जैसे इस मैप में दिख रहा है तुमको, क्या रे ये तो नहीं बेकार होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज दिख रही है, दीज पैचेस, ये जो पैचेस दिख रहे हैं, ये पैचेस पता है क्या है, ये भविष्य की वो चेतावनी है, क्योंकि ये मैप तो बहुत पुराना है। नए मैप में क्या किया है, ये पैचेस बढ़ते जा रहे हैं, येलो कलर के पैचेस। क्या हुआ, रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, अमेजन के जंगलों को क्यों काटा जा रहा है, फार्मिंग करनी है, ठीक है। क्यों काटा जा रहा है, क्योंकि उन जंगलों में हमें क्या करना है, खेती करनी है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट के जो पैचेस हैं, जो आपको हल्के हल्के पैचेस दिख रहे हैं, एक समय के बाद में कैसे हो जाएंगे, ये पूरे क्षेत्र पर छा जाने वाले हैं। क्या होगा, पूरे क्षेत्र पर छा जाएंगे। क्लियर है। तो ये पैचेस वाली जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, ये सब कुछ जो दिख रहा है आपको, ये कैसा होगा, और विभीषिका बढ़ जाएगी, और समस्या क्या हो जाएगी, बृहद होती चली जाएगी। क्या आपको लगता है ये समस्या पूरे विश्व के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। अब आते हैं अगली बात पर, तो वनों का कटान रोकना है भैया। तीसरा, खेती करने के तौर तरीके। अब देखो, इसके लिए मैं दो एग्जांपल बताऊंगा इस देश के। खेती करने के क्या तरीके हैं, अब आप किसी किसान को जाकर बोलो, अरे भैया तुम जो ये जो यूरिया हर जगह डाले जाते हो, हर जगह ये जो इनऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर का आप यूज कर रही हैं, बंद कर दीजिए। और इतना इतना खेत में पानी क्यों देना है, सरकार बिजली दे रही है आपको इतने समय पे, आप तो ट्यूबवेल चला के सो रहे हैं। तो कहेगा अरे भैया सिखाओ मत हमको खेती करना, पूरी जिंदगी निकल गई खेती करते करते। बस, ये पूरी जिंदगी जिनकी निकल गई खेती करते करते, ये धरती को मरुस्थल बना देंगे अपनी जिंदगी रहते रहते। ये सच है। कैसे, गलती सिर्फ उनकी नहीं है, गलती यहां पर बहुत बड़ी सरकारों की है। कैसी है, हम लेकर आए नेशनल एक्शन प्लान लाते रहते हैं क्लाइमेट चेंज के नाम पर, सतत खेती की बात करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कब करोगे। आपने तो 65-66 में हरित क्रांति की बात करी, हाइल्ड वेराइटीज को लाए, किसानों को लाभ कमाने की बात की। किसान अभी भी उद्योगपति नहीं बन पाया, लेकिन ये इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, ये जो खेती के तरीके आए, जिसने रातों रात खेती को कैसा बदल दिया। 1 कुंटल हो रहा था, कितना हुआ, 4 कुंटल, 5 कुंटल अनाज। भयंकर, जिस क्षेत्र में भी है, किसानों को कैसे मोटिवेट किया गया, अरे आप ये खेती करिए, इसमें मुनाफा ज्यादा है। तो किसान कैसे हुए, उन्होंने जंगल उसमें मरुस्थल में भी क्या किया, धान उगाया। अब कहेगा मरुस्थल में धान कैसे उग सकता है, पानी हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आप चीन से देखिए, चीन के पास तो एग्रीकल्चर के पास एरिया भी नहीं, अब मरुस्थलों में उगा रखा है। दिखाते हैं कहाँ उगाया। ये जो स्ट्रेच आपको दिखता है, ये दिल्ली है। इस दिल्ली के पास में
ये है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के वे भाग जहां पर मोटे अनाजों होने की खेती है होनी चाहिए, वहां पर भी क्या उगाया गया है? धान। अरे धान किसके लिए बोला गया? एक ऐसी बेल्ट के लिए, ऐसे क्षेत्र के लिए बोला गया जहां 150 सेंटीमीटर से भी अधिक की वर्षा है, जहां पर प्राकृतिक तौर पर मानसून भी आपका सहायक है और आपके पास में सिंचाई के भी स्रोत हैं। लेकिन यहां क्या किया गया? बोरिंग, नहरें, इन सब का जमकर प्रयोग किया गया और उन फसलों को उगाया गया अधिक से अधिक जो ज्यादा लाभ दे रही थी, लेकिन बदले में पानी भी तो खूब लेती थी। चलिए धान को छोड़ दीजिए। महाराष्ट्र कितना एरिया दिखा रहा है भैया? 44.93% अंडर डेजर्टिफिकेशन। लेकिन जब बात करते हैं आप शुगर कैन की, तो क्या इनके पास में शुगर कैन नहीं है? भयंकर गन्ना पैदा होता है, कोई कमी नहीं है गन्ने की। कर्नाटका महाराष्ट्र दोनों में गन्ना खूब होता है। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों गन्ना पैदा कर रहे हैं और डेजर्टिफिकेशन में 44% और 36%। गन्ना तो अच्छा खासा पानी लेता है। क्या किया आपने? जमीन से और पानी निकाला। खेती की उन सारी तरीकों को अगर आप बढ़ावा देंगे जो तरीके किसी क्रम में कैसे अप्राकृतिक तौर पर है, जैसे कि आप मोटे अनाजों को उन क्षेत्रों में पैदा करिए जिन क्षेत्रों में पानी की सुलभता कम है। किसी ने सोचा राजस्थान में एकदम से मिक्सचर इंग्रेडिएंट्स टाइप की रोटियां खाई जाती हैं? क्यों खाई जाती हैं भैया? क्यों? क्योंकि वहां प्राकृतिक तौर पर इन चीजों को उपलब्ध करा पाना इजीली अवेलेबल था। मोटे अनाज पैदा कर पाना, वहां की मिट्टी की क्षमता, और साथ ही साथ में कम सिंचाई में भी काम चल जाता था। दैट्स हाउ वी डील अवर एग्रीकल्चर। हमने इस तरह से एग्रीकल्चर को डील करते रहे, लेकिन बदलाव आते रहे। कैसे बदलाव दिख रहे हैं? ऐसे। चलिए ये सब छोड़ दीजिए, और भी कुछ है हमारे पास में। काटो और जलाओ। कर्तन और दहन की पद्धति। खेती करने के लिए जंगल को काटा, जलाया, साफ किया, इस्तेमाल किया। क्या होगा? मिट्टी का कटाव बढ़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, हम एक चीज बोलते हैं, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है भैया। क्या है? ऑर्गेनिक स्टेट है। ऑर्गेनिक खेती होती है, अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता। कितनी खेती होती है? मैं सिक्किम को पॉइंट कर रहा हूं, मैं सिक्किम को पॉइंट कर रहा हूं। ये रहा सिक्किम। प्रयास सराहनीय है, हम पूरी तरह से बात करते हैं इसको। ये रहा सिक्किम तुम्हारा। अब यहां पर कहीं पर भी मैं अगर एक पॉइंट रखूंगा ना, तो वो सिक्किम से बड़ा होगा। लेकिन पूरे के पूरे स्टेट में ऐसे कितने पॉइंट आ सकते हैं? बहुत सारे। यूपी के अंदर मैंने कम से कम 20 पॉइंट ऐसे बना दिए हैं। दैट्स हाउ वी डील। कि हम किस तरह से अब डील कर रहे हैं। हम सिक्किम को बोलते हैं ऑर्गेनिक स्टेट। बाकी स्टेट में ऑर्गेनिक खेती कब लाएंगे भाई? कब उसको एप्लीकेबल करेंगे? तीसरी बड़ी समस्या, खेती का करने के जो तौर तरीके हैं वो कैसे हैं? बहुत खराब है। चौथा, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भाई बहुत बड़ी समस्या है। कैसे? सूखा कैसी समस्या है? एक लंबे समय वाली समस्या है। धीरे धीरे कम हुई बारिश, उससे हुए जंगल और भी कम, घास हुई कम, मिट्टी हुई और भी कम नम। धीरे धीरे स्थिति बढ़ी और सूखा बढ़ता चला गया।
आज स्थिति ऐसी हुई कि लोग पानी पीने के लिए 18 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। पानी के माफिया पैदा हो गए। भविष्य इतना अंधकारमय हो गया कि पानी के नाम पर एक दूसरे की हत्याएं होने लगी। ये हम आर्टिकल्स में कुछ दिनों में पढ़ते नजर आएंगे, हत्याओं वाली लाइन। लेकिन इससे पहले की सभी लाइन हम आज भी पढ़ते हैं। ये पेयजल की समस्या है भारत की, जो मैंने सिर्फ 3 लाइन में आपको समझाई है। सूखा एक ऐसी आपदा है जिसकी शुरुआत और जिसका अंत दोनों ही भयावह है। शुरुआत पता नहीं चलती, अंत होते होते सब कुछ खत्म हो चुका हो। चाहे खाद्य सुरक्षा हो, चाहे वो लोगों के आर्थिक स्तर की बात हो, चाहे वो पेयजल की बात हो, चाहे वो कृषि की बात क्यों, ये सारी समस्या आपको दिख रही होंगी सामने से। इन सारी समस्याओं को लेकर जब भी हम बात करते हैं या जो भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्या हम लोगों ने कभी इस चीज को नोटिस किया है कि ये होती हुई समस्या या ये बढ़ती हुई समस्या आपको किस रास्ते पर ले आई है, कहाँ आपको लेकर जाएगी? बिल्कुल सही। नहीं सोच रहे होगा ज्यादा, सोचिए। जलवायु परिवर्तन है तो उससे क्या बदलेगा? वर्षा का अनियमित होना। वर्षा अनियमित होगी तो या तो आएगी बाढ़, या लंबे समय तक बरसात धीरे धीरे कम हो गई तो क्या पैदा होगी? सूखे की स्थिति। सूखे की स्थिति क्या करेगी? लोगों को कम से कम मानसूनी व्यवस्था पर मौजूद खेती की तरफ से तो मुंह मोड़ ही देगी। जहां मानसून गया, किसान भी वहां से चला गया। धीरे धीरे क्या होगा? उन क्षेत्रों में खेती का स्तर और निम्न होता जाएगा, और ऐसे में उन वो क्षेत्र कैसे होते जाएंगे? वहां मरुस्थलीकरण का स्तर और बढ़ेगा। लोग क्या करेंगे? मानसून से खत्म है तो ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल इन सब का पानी इस्तेमाल करना, नहरों का। ऐसे में सिंचाई ज्यादा से ज्यादा होने की संभावना रहती है, और किसी भी जलाक्रांत जो क्षेत्र होगा वो क्या करेगा? धीरे धीरे सलिनाइजेशन का लेवल वहां बढ़ता जाता है, और ऐसे में वहां पर मरुस्थलीकरण की जो संभावना है उसमें वृद्धि होगी। समझ आया? तो ये सूखे की समस्या है। अब लिखिए उपाय। समस्या मैंने बहुत सुना दी, उपाय पर आई। भारत में सूखा आपदा से निपटने के उपाय। क्या है? सबसे पहले लिखिए CAD, कमांड एरिया डेवलपमेंट। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1974 में लॉन्च किया गया। सिंचाई से जुड़ी योजना सिंचाई की स्थिति में सुधार और कुशल जल प्रबंधन। दूसरी चीज, इंटीग्रेटेड वाटरशेड
मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है। भारत सरकार द्वारा 1989-90 में लाया गया। अब समझो पहले वाले को, कमांड एरिया डेवलपमेंट, जिसको थोड़ा बहुत भी जानकारी है, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा होगा, जिसका विषय होगा उसने तो जरूर पढ़ा होगा इसको। ठीक है, सिंचाई वाले सेक्शन में पढ़ा जाता है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम पढ़ते हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट जल संसाधन मंत्रालय की एक योजना थी। काम क्या था कि सबसे पहले तो सिंचाई की स्थिति में सुधार किया जाए, क्योंकि ये जिस समय लॉन्च की गई थी 74 में, हमें हरित क्रांति के 8 साल हो चुके थे, लेकिन हरित क्रांति का प्रभाव हमें पूरे के पूरे समूचे देश पर देखने को नहीं मिल रहा था। समहाउ वी वर लैक्स ऑफ के बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहां पोटेंशियल था, दे काइंड ऑफ पोटेंशियल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, बट हो नहीं पा रहा था। तो उसके पीछे सबसे बड़ी समस्या क्या है? जैसे कृषि की जब बात करते हैं तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले तो उससे जुड़ा जो मिट्टी है उसकी उत्पादकता का स्तर क्या है, जो काफी हद तक जल की क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज सिंचाई का स्तर क्या है, सिंचाई के क्या साधन मौजूद है, क्या नहीं है। और तीसरी चीज उर्वरक इत्यादि है, खाद वगैरह का लगाना। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इस पर जोर डालती हैं। अब ये तीनों चीजों की स्थिति में जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? पहला तो जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 1974 में भाई साहब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने सिंचाई की स्थिति में सुधार और कुशल जल प्रबंधन, क्योंकि ऐसा नहीं है पता चल रहा है एक्सेस से पानी बह ही रहा है। तो जल प्रबंधन का मतलब था सिंचाई के लिए, जैसे कई क्षेत्रों में कुओं का इस्तेमाल होता था, कई क्षेत्रों में तालाबों का इस्तेमाल था। अब तालाब तुमने पाट दिए, ठीक है, आर्द्र भूमियां आपने खत्म कर दी। ठीक, जल संग्रहण कहाँ होगा? कंक्रीट के जंगलों में नहीं होगा ना। तो जल संग्रहण के लिए जरूरी क्या है? तालाबों की नियमित तौर पर खुदाई होना, आर्द्र भूमियों की नियमित तौर पर देखभाल रहना। ठीक, क्योंकि वहीं से तो कुओं के अंदर पानी जाएगा, और नीचे का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो भी किस पर डिपेंड करता है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, चाहे वो तालाब हो, झील हो, कोई जलाशय हो। ठीक है, आर्द्र भूमियां हो, इन सब पर निर्भर करेगा ग्राउंड वाटर लेवल। तो ये संभव बहुत एक अच्छी स्कीम के तौर पर इसको लॉन्च किया गया। लाभ कितना मिला, ये एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है, मैंने कहा सारी चीजों पे तो ध्यान दे लिया, ऊपर से पानी गिर रहा है उसका क्या? इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है वो इसको लेकर था कि बरसात होती है हर साल, कमी नहीं है बरसात में, लेकिन फिर भी पेयजल की समस्या हो जाए क्या, फिर भी अगला मौसम पतझड़ का आते आते, सूखा आते आते पानी की समस्या हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा चलो इसका भी सॉल्यूशन लाते हैं। तो इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट कार्यक्रम लाया गया, और इसका 2 फॉर्मेट था। पहला तो रोजगार सृजन, ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट जो रखा गया संसाधनों का संरक्षण। भाई जल भी तो एक संसाधन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पढ़े हो परिभाषा। अब इसमें काफी चेंज आए, जैसे 2003 में से हरियाली दिशा निर्देश के तौर पर नामित किया गया।
तीसरी चीज, वर्तमान में ये कृषि सिंचाई योजना में आता है। ये तहत है। ये स्ट्रक्चरल एक चेंज रहा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला प्लान क्या है हमारे पास? अगला था डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1995 में लाया गया। DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझो आप, देश में रेगिस्तान था बहुत पहले से, योजनाएं सरकार ये सब सबसे बहुत पहले रेगिस्तान है, बट रेगिस्तान के दायरे में वृद्धि हो रही थी। जैसे कि रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र ये दिखता है आपको, ये प्रॉपर हमारे यहाँ रेगिस्तान का क्षेत्र था, लेकिन ये बड़े आगे तक, इधर आगे तक, इधर आगे तक, इधर आगे तक समझ रहे हैं? खराब चीज तो ये होगी ना कि डेजर्टिफिकेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अफ्रीका का ये क्षेत्र, अब ये क्या हो, टुवर्ड्स डाउन जाए ऐसे, तो ये क्या करेगा, समस्या ये आगे पैदा करेगा भैया। डेजर्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे वल्नरेबल एरियाज को भी क्या करेगा, खत्म करेगा और आगे भी जाएगा। समझ रहे बात को? बिल्कुल सही, यही सारी की सारी समस्या चल रही थी और इसी के लिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाया गया। अब ये जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बेसिकली लाया गया, क्या ये प्रोग्राम ही अनोखा था? क्या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ नहीं काम चल रहा है? चल रहा है। आप सभी को याद होगा कि 1994 में यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, 1994, हम क्या करते हैं, हम यूएनसीसीडी के क्या बन गए, हस्ताक्षर करता। और ये यूएनसीसीडी क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन। ये था पूरा का पूरा यूएनसीसीडी का खाका। क्लियर है? तो यूएनसीसीडी का खाका आपको समझ आया कि किस तरह से चल रहा था? ठीक। हाँ, ये बात जरूर है कि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, ठीक है, तो ये इसका हो रहा। क्लियर है? नोट करा? क्लियर है? तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर इस तरह से संभव चल रहा है। अब आते हैं अगले पृष्ठ पर। चलो, अरे हाँ, अगले पृष्ठ पर जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और, कि वे सभी छात्र जो कि एग्जामपुर के कोर्सेज की को परचेज करना चाहते हैं, चाहे हमारा वरदान बैच ही क्यों ना हो, उन सभी छात्रों के लिए सूचना है कि वो सभी लोग दिवाली कोड, यूज कोड दिवाली 75, ठीक है, DIWALI 75 कोड का यूज करें, तो उनको सभी कोर्सेज पर 75% का क्या मिलेगा, डिसेंट ऑफ मिलेगा। तो दिवाली के क्रम में आप सभी लोगों के लिए,
ठीक है, एग्जामपुर के सभी जो कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज में आपको 75% का ऑफ मिलेगा। हाँ, ये जो ऑफर है बेसिकली वो सिर्फ 27 अक्टूबर तक का है। तो जिन लोगों ने अभी तक कोर्सेज नहीं लिए, क्योंकि देखो आंसर की तुम लोगों की आ चुकी है, फोर्थ फेज वालों की भी आंसर की जल्दी ही रिलीज कर दी जाएगी। ठीक है, जो जिनको क्लेम करना वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आते हैं अगली चीज कि भाई अगला पेपर कब होगा। तो अगला पेपर होने में ज्यादा टाइम नहीं है। तो जिन भी लोगों को एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई तैयारी, जो लोग एक्चुअल में सीरियस स्टूडेंट है, उन सभी को इस 75% का ऑफ का बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। क्योंकि नए बैच का मैंने आपको पहले बोला था कि दिसंबर फर्स्ट वीक में वो बैच आपका लॉन्च होगा, तब से वो रनिंग हो गई। ठीक है, कोशिश करेंगे कि और जल्दी हो जाए, बट ये है कि संभाव टाइम तो एक लगता है। ठीक है, चलिए, तो आज की अभी जो क्लास को लेकर हम बात कर रहे थे उस पर वापस आते हैं, लेकिन 75% कोड का जरूर सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका, नेशनल, ये आपसे पूछा भी गया है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। ठीक है, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। क्या था? पर्यावरण मंत्रालय की के द्वारा चलाया जाता है और निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन को नियंत्रित करने हेतु इसे वर्ष 2000 में लागू किया गया। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, वर्ष 2000 में इसको लागू किया गया भूमि निम्नीकरण को कम करने के लिए। अगली एक और योजना लिख लीजिए, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक, ये राष्ट्रीय स्तर पर डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए एक और प्रोग्राम आपका शुरुआत किया गया, किस नाम से? नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये एफोरेस्टेशन प्रोग्राम के जस्ट एक साल बाद 2001 में लाया गया। तो कई दफा ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया मान लो यहाँ पर, ठीक है, नोट करके कि साहब मरुस्थलीकरण रोकने के उपाय। ठीक है, और उसमें ए बी सी डी इस तरह से दे दिया, और आपसे पूछ लेगा विकल्प के क्रम में कि भैया बताओ इनमें से कौन सा जो है विकल्प सही होगा, है, और 3 4 5 विकल्प ऐसे ही दे देगा, कमांड एरिया दे दिया इस तरह से, तो वहां गड़बड़ी करोगे। क्यों? क्योंकि आपने योजना नहीं पढ़ी। तो प्रमुख योजनाओं को जरूर जो है एक बार दिमाग में रखें। अगला लिखिए, अगली योजना है फोडर एंड फीडर। ठीक है, फोडर एंड सॉरी फीड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसको हम चारा और चारा विकास योजना। क्लियर है? चारा और चारा विकास योजना के नाम से
ठीक है, चारा और चारा विकास योजना के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इस स्कीम को 2010 में लाया गया। फॉर्मेट क्या था इनका? बहुत सिंपल सा फॉर्मेट था इनका। ये था कि निम्नीकृत घास के मैदानों का सुधार करना। देखो मैंने तुमको पहले ही बोला था, एक रीजन के तौर पर बताया था कि एक्सेसिव ग्रेजिंग क्या करती है? डेजर्टिफिकेशन के लिए न्योता है उसका। हाँ, इफ यू वांट टू इनवाइट डेजर्टिफिकेशन देन यू शुड स्टार्ट एक्सेसिव ग्रेजिंग। सिंपल सा है। अत्यधिक चराई करवाना शुरू कर दो किसी भी क्षेत्रों में, तो क्या होगा? एक्सेसिव ग्रेजिंग के चलते वो क्षेत्र कैसे हो जाएंगे? वो लैंड डिग्रेडेशन के दायरे में आ जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेसिव डिग्रेडेशन को क्या किया गया? काउंट किया गया ऑलरेडी। किसमें? अत्यधिक चराई के क्रम में काउंट किया गया। अब ये जो चीज है आपकी, ये चीज आपको बहुत स्पष्ट तौर पर यह ध्यान रखनी है कि एक्सेसिव ग्रेजिंग की बात हो या इससे रिलेटेड कोई योजना, जैसे फोडर फीडर है, ये तो चारा से संबंधित है, तो आपके दिमाग में आएगा सब चारे का क्या मतलब है? मतलब है भाई, वो मतलब बहुत सीधा सा है। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन को रोकने के क्रम में कई सारी योजनाओं को चलाया गया। ठीक है, उनमें से ये योजनाएं थी। इतनी सी बात समझ में आई? चलिए आखिरी बात जाते जाते और एक समझिए आप लोग कि वे सभी छात्र जो कि एग्जामपुर ऑफिशियल चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, सॉरी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप जिन लोगों के पास में डाउनलोडेड है, इनके पास नहीं है वो जाकर डाउनलोड करिए। और जो किसी भी कोर्स में एनरोल लेना चाहते हैं तो 75% का एक ऑफ रखा गया है। वरदान बैच में भी यही 75% का ऑफ है। बस कोड आपको क्या यूज करना है बैच को परचेज करते समय? दिवाली 75 कोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए ठीक। तो ये फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आज और थी। ठीक है, तो लास्ट में एनआईआरएफ रैंकिंग को कराया गया था कल प्रीवियसली। आज आपका नोटिफिकेशन। इसी क्रम में एक दो मुद्दों को और लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास थी, इस आज की क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।